नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी संगठन महापर्व सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता को रिन्यूअल कराया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके बाद ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी विचारधारा से उलट मुस्लिम वर्ग पर भी पार्टी ने खासा रणनीति को तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी की सोच से जोड़ना चाहती है। खास बात तो ये है कि पार्टी अपनी इसी रणनीति की बदौलत एक बड़ा लक्ष्य को पूरा करने का भी दावा कर रही है। भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि भाजपा की तरफ से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और पूरे देश में ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में करीब 17 लाख मुसलमान समाज के लोग निवास कर रहे हैं, जिसमें से फिलहाल पार्टी ने करीब 1 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित आज कोई नई चीज नहीं है, और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं, और इसी मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज कराने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है। इसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पिछले दिनों सरकार से निष्पक्ष होकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। अब इस मामले में गणेश जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह से कोई आरोप लगते हैं तो इसका मुझे फायदा होता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करते हैं। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 19 वर्ष के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति यानी कि पेट के कीड़ों को खत्म करने की दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए NHM ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए हमारी दवाइयां सभी जिले में पहुंच चुकी है और शिक्षा विभाग भी तत्परता से इसमें काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर को कृमि मुक्ति की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बच्चों को किस तरह दवाई खिलानी है इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। और अगर कोई बच्चा 10 सितंबर को स्कूल नहीं आता है तो 18 और 19 सितंबर को उन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई दी जा सके, यानी कि कीड़े की दवाई दी जा सके। हम लोग की जो इंटर डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले। तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी ज़िलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयाँ बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी को दी जा चुकी हैं। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है, तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉप अप सेशन भी रखा गया है, जिससे हमारा पूरा 100% डिवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा सकती है। और देहरादून में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, और ऐसे में भाजपा के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा
कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि मंगलौर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है। जो गलतियां रही हैं उसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आदित्य कोठारी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है और केदारनाथ उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि अभी हाल में जो वहां आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा में रेस्क्यू का काम किया, लगभग 17,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला सकुशल। वहां की जितनी दुकानें पूर्णतः बही थी उनको सरकार बहुत उनको प्राथमिक स्तर पर उनको मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। लगभग 4,500 से अधिक घोड़ा खच्चर जो वहां फंसे हुए थे और उनका व्यवसाय खत्म हुआ है, उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है कि उनको कैसे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। वहां पर टेंट वाले हजारों लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अत्यधिक नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई भी जो है राज्य सरकार करने की योजना बना रही है। यथाशीघ्र उसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है पूरी तरह से वहां के लोगों के साथ में है, इसलिए वहां की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि क्षेत्र का जो हित है, क्षेत्र का जो विकास है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसको हम इस चुनाव में सिद्ध भी करेंगे। और अब बात बागेश्वर की। बागेश्वर के 20वें जिलाधिकारी के रूप में आईएएस आशीष भटगाई ने जिले का कार्यभार संभाला है। 2017 बेंच के आईएएस आशीष जिलाधिकारी बागेश्वर के रूप में पहली तैनाती उन्हें मिली है। प्रेस वार्ता में अपनी प्राथमिकता बताते हुए डीएम आशीष भटगाई ने कहा है कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदाओं से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश भी की जाएगी, जिसमें आम नागरिक को लाभ हो सकेगा। हम लोग पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पे कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो भी हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों, इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तथा स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर भी लगातार समीक्षा करके उसमें प्रगति प्राप्त की जाएगी आम नागरिक को, जिससे अधिकाधिक लाभ मिल सके। बहुत ही प्राथमिकता का विषय होता है और पूरा उत्तराखंड ही आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से एक आपदा भी है और इसका डिटेल अभी हम लोग इसका समीक्षा करेंगे। और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्क ऐसे होने हैं और जो भी लोग इससे प्रभावित हैं, यदि उनको कोई सहायता अभी भी बाकी है जिसको दिया जाना है, तो उसके लिए भी तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जनपद मुख्यालय में शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पूजा महोत्सव का पूरे विधि विधान के साथ शुभारंभ हुआ है। सर्वप्रथम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगारों की थाप में महिलाओं सरयू तट से कलश में जल लेकर पंडाल में पहुंची है और पूरे विधि विधान के साथ महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की है। आपको ये जानकारी दे दें कि इस बार यहां आयोजित होने वाले गणेश पूजा का 21वां साल है। तो ये
तस्वीर आप देख रहे हैं गणेश पूजा की तस्वीर है, गणेश चतुर्थी की ये तस्वीर है, बीते कल की ये तस्वीर है जहां पर बागेश्वर में बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर रखा गया था। साथ ही साथ महिलाएं जो है वो शोभा यात्रा निकालते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको ये जानकारी दे दें कि नदी से पानी लेकर, कलश में पानी लेकर महिलाएं जो हैं वो पंडाल तक पैदल मार्ग से पहुंची है और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। गणेश महोत्सव में यहां पर छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्होंने भी पारंपरिक वेशभूषा में अपनी भागीदारियां उन्होंने निभाई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारियां देखने को मिल रही है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। गणेश पूजन महोत्सव हमारा 11 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 10 दिन तक यहाँ भजन कीर्तन वगैरह सब होंगे। 11वें दिन विसर्जन किया जाएगा और अभी इसको 21वां वर्ष चल रहा है हमारा। इसको अभी हमारा भव्य रूप में बनाया गया है, आप देख ही रहे हैं। और विसर्जन के दिन और ज़्यादा भव्य रूप में हमारा यहाँ से डोला उठता है। स्मरण मंदिर पर इसका जो है विसर्जन किया जाएगा, जिसमें जो भारी तादाद में हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं, विसर्जन में शामिल होते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी में भी गणेश चतुर्थी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाने को लेकर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा लाने के बाद छोटी प्रतिमाओं को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान सभी व्यापारी और स्थानीय नागरिकों के साथ श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। भक्तों ने इस दौरान गणेश भगवान के दर्शन कर प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण किया है। इस दौरान आयोजकों ने बताया है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर हर साल यहाँ भी गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाला गणेश चौथ महोत्सव पर सुबह शाम कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है, जिसमें 10वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन होता है। आपको बता दें कि 10वें दिन 17 सितंबर को देवप्रयाग संगम में भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित की जाएगी। गणेश महोत्सव के अवसर पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 9 दिनों तक भगवान गणेश का धरती पर वास होता है, यानी कि भगवान गणेश हम लोगों के बीच ही रहते हैं, इसलिए लोग इसे काफी श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो पौड़ी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गणपति बप्पा मोरया की गूंज यहां पर सुनने को मिल रही है। पूरे शहर में उत्साह है, हर्षोल्लास है। यहां पर धूमधाम से गणेश महोत्सव का आगाज हुआ है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पारंपरिक वेशभूषा में गणपति बप्पा के आगमन पर खुश नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़े के थाप पर महिलाएं जो हैं वो भी थिरकते नजर आए, पुरुष वर्ग भी थिरकते नजर आए और इस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है। न सिर्फ शोभा यात्रा निकाली गई बल्कि यहाँ पर पुष्प वर्षा कर गणेश जी का स्वागत किया गया है, गणपति बप्पा का स्वागत किया गया है और बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव का आगाज पौड़ी में हुआ है। मुंबई की तर्ज पर इन दिनों देश भर में, ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में अब गणेश महोत्सव का आयोजन होता है और गणेश महोत्सव के आयोजन पर पौड़ी से ये खास तस्वीर आपके लिए। जैसा कि आपको आज पता होगा कि आज 7 सितंबर है, गणेश चतुर्थी का दिन है। बहुत शुभ दिन है हम लोगों के लिए। गणपति बापा को आज हमने विराजमान किया है। 17 तारीख तक उनकी हम जो है सुबह शाम पूजा अर्चना करेंगे। सुबह शाम भंडारे का आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। 17 तारीख को भव्य झांकियों के साथ और शोभा यात्रा निकालेंगे हम पूरे पौड़ी शहर में और फिर गणपति पापा का प्रत्येक वर्ष की तरह जो है विसर्जन करेंगे। और हम गणपति पापा से यही कामना करेंगे कि वो अपना आशीर्वाद हम उत्तराखंड वासियों पर बना के रखें और कोई भी दैवीय आपदा या किसी भी परेशानी हमारे उत्तराखंड वासियों के ऊपर ना आए। और जैसा कि आपने पूछा कि भीड़ नहीं है पौड़ी में, ऐसा नहीं है। ये एक हमारा हिंदुत्व का भी चेहरा है और सब लोग एकजुट होके इस
कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और भगवान का शोभा यात्रा है, इसमें भीड़ का किसी को बुलाना ना बुलाना ये कोई औचित्य नहीं है। देखो, जिसका श्रद्धा होती है भगवान के प्रति वो अवश्य वहाँ पर पहुँचता है। नहीं, देखिए, पहले कम से कम 10-15 वर्षों से जो है प्रशासन हमारा निरंतर साथ दे रहा है इसमें। ठीक है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, वो बिल्कुल तत्पर कार्य करता है और हर एक प्रकार का सहयोग हमें देता है। देखिए, गणपति पापा से भी हमारी यही कामना है कि हमारे पौड़ी में खुशहाली समृद्धि रहे और पौड़ी जैसे हमारा पहले था, हम तो चाहते हैं कि उसी स्तर पे जाए, हम गणपति पापा हमारे पौड़ी को पहुंचा दें बस। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री गणेश। जैसा कि आपको आज दिख रहा होगा, पौड़ी नगर में एक गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणपति जी की एक विशाल झांकी निकाली गई है और ये हर साल यहाँ पे मनाया जाता है और लोअर बाजार में गणेश जी को स्थापित किया जाता है, जिसके उपरांत पूरे 9-10 दिन तक यहाँ पे भजन कीर्तन, संध्या आरती वगैरह की जाती है। और आज भी यहाँ पे गणपति बप्पा मोरया के नारे, जय जयकारे लगाते हुए लोग, जितने भक्तजन थे पौड़ी के, सभी समस्त हमारे जितने पौड़ी के लोग थे, नगरवासी थे, वो सब इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे इसमें प्रतिभाग किया था। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की कर लेते हैं। बागेश्वर में शनिवार को एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि गासू नामक स्थान पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और दोनों ओर कुछ लोग फंसे हुए हैं, यात्री जो है वो फंसे हुए हैं, जिसमें रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। जैसे ही मामले की जानकारी एसडीआरएफ टीम को मिली, वैसे ही पोस्ट कपकोट से उप निरीक्षक राजेंद्र रावत के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तुरंत तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हुई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद एसडीआरएफ टीम ने देखा कि गासू नामक स्थान पर पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और स्लाइडिंग जोन के दोनों तरफ लगभग 70 से 80 लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जंगल के रास्ते से वैकल्पिक मार्ग द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित अपने अपने गंतव्य मार्गों तक पहुंचाया गया। भारत नेपाल सीमा पर बनबसा के पास भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को एसएसबी द्वारा गिरफ्तार करने के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। आंतरिक सुरक्षा का ये पूरा बहुत बड़ा मुद्दा है। हरीश रावत ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा और राज्य के सामाजिक राजनीतिक मामलों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनके सामने कई तथ्य रखेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि भारत नेपाल सीमा पर भारतीय जनता पार्टी विधायक के भाई की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत फिर गरमाने लगी है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। विधायक के भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर दिनेश चंद्र के पास से बनबसा में भारत नेपाल सीमा के पास चेकिंग के दौरान 7.65 मिलीमीटर के 40 जिंदा कारतूस और अवैध सामग्री भी पकड़ी गई। बात अब टिहरी की करेंगे। टिहरी जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और इसी बीच उन्होंने बताया है कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है। नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए आम जनता का सहयोग आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति नशा तस्करों या नशे से जुड़े गतिविधियों के बारे में जानकारी रखता है तो वो पुलिस को तुरंत सूचित कर सकता है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई संदिग्ध ईमेल, मैसेज या कॉल प्राप्त हो तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और सुनिश्चित करेगी कि टिहरी जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे। उनके अनुभव और दृढ़ निश्चय से यह स्पष्ट है कि जिले में अपराध नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज मैंने टिहरी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्राथमिकताओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। कोई भी अगर इस तरह का मामला आता है महिला अपराध से संबंधित, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए।
न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए, ये मेरे प्राथमिकता में रहेगा। जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक को लेकर है, स्पेशली जो हमारा प्लेन एरिया है, मुनि की रेती का क्षेत्र है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जिस कारण से ट्रैफिक की समस्या होती है। तो उसके लिए सभी विभागों से समन्वय करके उसका जो भी सॉल्यूशन बेस्ट पॉसिबल है वो किया जाएगा, लगाया जाएगा। नशे की समस्या भी रहती है, कुछ सप्लाईज वगैरह नेटवर्क रहता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके उस पर काम किया जाएगा। और जो नया प्रकार का अपराध, साइबर अपराध चल रहा है, जिसमें कि विक्टिम कहीं का भी हो सकता है, तो इवन हम लोग जैसे बात करते हैं कि पहाड़ों में भी काफ़ी लोग इस प्रकार के विक्टिम बन रहे हैं, तो उनको कैसे त्वरित न्याय दिलाया जाए, उनका पैसा वापस दिलाया जाए और जो भी अपराधी हैं इनको पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की जाए, इस पर मेरा फोकस रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित ज्ञानसू में नवनिर्मित जिला कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं का भविष्य बनाने के साथ ही नए कार्यकर्ता बनने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे बेहतर कार्य करने की शैली भी विकसित होगी। नवनिर्मित जिला कार्यालय का विधिवत मंत्रोच्चारण, हवन पूजन के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने कहा है कि उत्तरकाशी जिले में पार्टी के पास अपना कार्यालय नहीं था, अब कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं और संगठन के कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। तस्वीर देख रहे हैं जहां पर पार्टी कार्यालय का लोकार्पण किया गया है और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट यहां पर मौजूद रहे हैं और यहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान तमाम जो अन्य अतिथिगण थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। नीति घाटी चमोली में फिर लाता के पास चट्टान टूटने की खबर सामने आई है, जो अपने आप में बड़ी भयावह है। आसपास के गांव के ग्रामीण काफी परेशान हैं। घाटी में इन दिनों पूजा चल रही है और ऐसे में कुछ लोग जान हथेली में रखकर आवाजाही कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर लाता गांव के समीप मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम चट्टान गिर रही है और लगातार यहाँ रुक रुक कर बोल्डर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धौली गंगा घाट से सटे सुराई, थोटा, मलारी नीति घाटी के गांव वाले जान हथेली पर रखकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नीति मलारी हाईवे को खुलने में लंबा समय लग सकता है। हाईवे खोलने के लिए मशीनें पहुंच चुकी है, लेकिन हाईवे पर अभी सड़क खोलने का कार्य करना जान जोखिम में डालना जैसे है। ऊपर से कभी भी बोल्डर की बरसात हो सकती है। बारिश के भारी अलर्ट के बाद और खराब मौसम के कारण हाईवे खोलने में दिक्कत हो सकती है। आपको ये जानकारी दे दें कि लाता गांव के पास नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से 40 से अधिक सीमांत गांवों और ऋतु प्रवासी गांवों का संपर्क जोशीमठ मुख्यालय से पूरी तरीके से कटा हुआ है। और सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।